मित्रों તમારું સ્વાગત છે। सॉरी, ये हिंदी चैनल है। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 14 नवंबर 2023 की खबर है न्यूज़ टुडे। ठीक है, आज है 14 नवंबर 2023 और हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट खबरें 2024 के प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं उन खबरों पर नज़र डालते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल लॉन्च किया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है पोर्टल, और इस पोर्टल का नाम है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। ठीक है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। ये पोर्टल जो है, ये विशेष पोर्टल 5 मुख्य विशेष क्षेत्रों, थीमेटिक एरियाज जो हैं, उनमें शहरों की स्थिति, प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ये पोर्टल। इन 5 जिनको हम थीमेटिक एरियाज कह रहे हैं, उनके अंतर्गत एक तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक, इसके अलावा वित्तीय, इसके अलावा योजना निर्माण, इसके अलावा नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था, इसके अलावा बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति। ये इन 5 क्षेत्रों की बात की गई है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, योजना निर्माण क्षेत्र, इसके अलावा नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था क्षेत्र, इसके अलावा बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति। ये 5 क्षेत्र इस आईना के अंतर्गत आते हैं, AAINA। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों के अलावा आगे बात करें तो देश भर में शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज नियमित आधार पर स्वेच्छा से इस पोर्टल पर ऑडिट किए गए खातों, ULB जो है नियमित आधार पर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इस पोर्टल पर ऑडिट किए गए खातों और स्वयं के द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन मैट्रिक्स सहित अपना डेटा प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अलावा मंत्रालय डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में ULB अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उसको, राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात की जा रही है यहाँ पर। DIC यानी कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने के लिए ULB राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। मतलब ULB या राज्यों को जो भी हैं सहायता प्रदान करेगा ये पोर्टल। DIC क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन के आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालयों विभागों की रणनीतिक सहायता है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। पोर्टल के इस पोर्टल जिसको हम आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल नाम दे रहे हैं, इस पोर्टल के मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देना मतलब इस पोर्टल के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि शहरी स्थानीय निकाय अब ये देख सकेंगे कि वे अन्य ULB की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रेरणा प्राप्ति, ये पोर्टल ULB अर्बन लोकल बॉडीज़ को सुधार हेतु उपलब्ध संभावनाओं की पहचान करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा सीखने का अवसर मिलना चाहिए यहाँ पर, तो सीखने का अवसर का भी उद्देश्य इसमें शामिल है। ULB अपने अन्य प्रतिस्पर्धी के सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखने और उन्हें अपने शहरों में लागू करने का अवसर प्रदान करेगा। पोर्टल की आवश्यकता क्यों है? स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इससे एक नई स्कीम, योजना और नीतिगत निर्णय में लेने में मदद करेगी। तो ये आईना की बात की जा रही है, AAINA, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र, इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र, राजनीतिक प्रशासनिक एक क्षेत्र हो गया, दूसरा वित्तीय क्षेत्र हो गया, योजना निर्माण तीसरा क्षेत्र हो गया, चौथा नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था हो गई और 5वां बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति। ये 5 ही क्षेत्र जो है आईना के अंतर्गत आते हैं, इस वेब पोर्टल के अंतर्गत आते हैं। तो स्थानीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इससे नई स्कीम की योजना बनाने और नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जाने तो संवैधानिक निकाय 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में ULB अर्बन लोकल बॉडीज़ को यानी कि शहरी स्थानीय निकाय जो हैं उनको तीसरे स्तर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। और 74वें संवैधानिक संशोधन ने जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, ULB को जनसंख्या के आकार और क्षेत्र के आधार पर 3 निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया। एक तो नगर पंचायत, एक नगर परिषद, एक नगर निगम। नगर पंचायत अर्बन क्षेत्रों के लिए ये ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवृत्त होने वाले क्षेत्र हैं। रूरबन क्षेत्र लिखा है इन्होंने। रूरबन क्षेत्र जो है नगर पंचायत की बात की जा रही है, रूरल अर्बन दोनों की बात की जा रही है। ये ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवृत्त होने वाले क्षेत्रों के लिए क्या नगर पंचायत बनाई गई है। नगर परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल बनाई गई है छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। महानगरीय क्षेत्रों के लिए म्यूनिसिपल
कॉरपोरेशन निगम बनाए गए हैं। काउंसिल बनाई गई है छोटे शहरों के लिए और कॉरपोरेशन बनाया गया है बड़े शहरों के लिए, यानी परिषद छोटे शहरों के लिए, निगम बड़े शहरों के लिए। कार्य देखें तो यूएलबी को संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 विषय सौंपे गए हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो यूएलबी से जुड़ी हुई हैं। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो रूरल स्थानीय निकाय जो हैं, ग्रामीण स्थानीय निकाय, उन ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बात की गई है। उनमें 11वीं अनुसूची में उनके लिए 29 विषय जो हैं दिए गए हैं, ग्राम पंचायत जिनको हम कहते हैं। और यूएलबी की 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल, लेकिन इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कार्यकाल पूरा होने के 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराना आवश्यक बताया गया है। अगली खबर देखें तो वह है गृह मंत्रालयों पर संसदीय स्थायी समिति यानी पीएससी ने आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित 3 विधेयकों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित 3 विधेयक कौन कौन से हैं, और ये होम मिनिस्ट्री ने किया है। संसदीय स्थायी समिति जिसको हम पीएससी कह रहे हैं। ठीक है, संसद को हम कहते हैं पार्लियामेंट, स्थायी को हम कहते हैं स्टैटिकल कमेटी। तो पार्लियामेंट स्टैटिकल कमेटी ने आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित आपराधिक कानून जो है सुधार से संबंधित 3 विधेयकों पर मंजूरी प्रस्तुत हुई है। यहाँ पर कौन कौन से गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने 3 आपराधिक कानूनों से सुधार की बात की है। तो आपराधिक कानूनों से संबंधित सुधार में 3 विधेयक जो हैं निम्नलिखित हैं। एक तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम दिया गया है। ठीक है, आपराधिक कानून तीनों विधेयकों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और ये भारतीय गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसको ये काम सौंपा गया था। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले कानूनों में कि ये 3 जो विधेयक हैं ये प्रस्तुत किए गए थे और संसद की जो स्थायी समिति थी, संसदीय स्थायी समिति, इसको ये कार्य दिया गया था कि वो इस पर अच्छे गहन अध्ययन करें और गहन अध्ययन करके इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो हाल ही में जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है 14 नवंबर की बात ये है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता जिसको हम इंडियन पीनल कोड कह रहे थे 1860 में ये लाई गई थी, सबसे पुरानी है, अंग्रेजों के शासन के दौरान लाई गई थी। आईपीसी जो 1860 में आई थी उसका स्थान लेगी अब भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इसके अलावा सीआरपीसी जो है 1973 की है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये है, दंड प्रक्रिया संहिता इसको हम कहते हैं 1973 है, उसकी जगह लाई जाएगी अब दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगी। ठीक है, सुरक्षा संहिता 2023 हो गई। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक जो हैं यहाँ पर 2023 की बात की जा रही है। बाद में इन विधेयकों को आगे समीक्षा के लिए पीएससी को भेजे जाने की बात की गई है। पीएससी यानी कि संसदीय स्थायी समिति ने भेजा जाएगा, मतलब उसको भेजा जाएगा, पीएससी को भेजा जाएगा, पॉलिटिकल स्टैटिकल कमेटी जो है उसको भी भेजा जाएगा। विधेयकों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, एक तो अदालतों में लंबित बड़ी संख्या में मामलों के निपटान में मदद करना, इसके अलावा समय पर न्याय सुनिश्चित करना, इसके अलावा अप्रासंगिक और अनौपचारिक कानूनों को हटाना, इसके अलावा न्यायोचित दोषसिद्धि के दरों में वृद्धि करना, ये शामिल है। विधेयकों पर बदलाव जो किए जाएंगे और जो समिति के द्वारा सिफारिश की जा रही हैं, विधेयकों द्वारा किए जाने वाले मुख्य बदलाव और सिफारिशें कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा। आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया है। ये धारा प्रकृति के नियम के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। ठीक है, आईपीसी की धारा 377 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर आंशिक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। सिफारिश ऐसी की है समिति ने और यहाँ पर इस विधेयक में उनको हटाने की बात की गई है। आईपीसी की धारा 377 क्या है? प्रकृति के नियम के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध, किसी अप्राकृतिक यौन से संबंधित धारा ये 377 है। अप्राकृतिक यौन से संबंधित धारा 377 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर आंशिक रूप से बरकरार रखे जाने की बात इस समिति ने की है। पीएससी ने, संसदीय स्थायी समिति जिसको हम कह रहे हैं, गृह मंत्रालयों पर इस संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है
कि इस कानून को आंशिक रूप से लिंग तटस्थ बना करके रखा जाना चाहिए। इसके अलावा आईपीसी की धारा 377 के अलावा आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को निरस्त करने की बात कर दी गई थी इसमें विधेयकों में, आईपीसी की धारा 497 को, ठीक है, जिसमें व्यभिचार से संबंधित है ये धारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया था। व्यभिचार को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर इसे फिर से अपराध घोषित किया जाना चाहिए। व्यभिचार को जो है अपराध घोषित किया जाना चाहिए, इसमें सिर्फ समिति ने सिफारिश की है। इसके अलावा विधेयकों में आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराधियों को 6 प्रकार की सजाएं यहाँ पर दी गई, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। ये आईपीसी के 6 प्रकार के अपराध की बात की गई हैं। यह सब जो हैं इसमें बदलाव किए गए थे इनमें। तो समिति के द्वारा इनमें क्या सिफारिश की गई है कि न्यायिक दंडाधिकारियों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए, ठीक है। न्यायिक जो दंडाधिकारी हैं उनको सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा देखें, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाने की व्यवस्था करना, ठीक है। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाने की व्यवस्था करना। केवल राज्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। केवल राज्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति दी जानी चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का उपयोग करना, ये इसमें बदलाव किया गया था विधेयकों में, लेकिन समिति ने कहा है कि आर्थिक अपराधों के अपराधियों हेतु हथकड़ी का उपयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आर्थिक अपराधी जो है उनके लिए हथकड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी समिति ने सिफारिश की है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने का बदलाव इसमें किया गया था, लेकिन समिति ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, ठीक है। पीएससी यानी कि संसदीय स्थायी समिति। इन विधेयकों में निम्नलिखित उद्देश्य जैसे मैं बता चुका हूँ: अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को निपटान में मदद करना, समय पर न्याय सुनिश्चित करना, अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को हटाना, ठीक है, और न्यायोचित दोष सिद्धि की दरों में वृद्धि करना। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जीएमवी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जीएमवी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जीएमवी जो है 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में 8 महीनों से भी कम समय में जीएमवी 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में दर्ज किए गए जीएमवी से अधिक हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो किया गया था उससे वित्त वर्ष 2023-24 के 8 महीनों से भी कम समय में जीएमवी 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। यहाँ से केंद्र सरकार या सभी राज्य सरकारों के मंत्रालय, विभाग जो भी हैं, सारे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ जो हैं, पीएसयू जो हैं वो हैं, इसके अलावा संबंधित निकाय जो हैं वस्तु एवं सेवाओं की खरीदारी यहाँ से करते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल का महत्व देखें तो ये सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाता है। सरकारी कोष से होने वाले व्यय को बचत करता है। इसके अलावा जीईएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपनी शुरुआत 2016 से लेकर के अब तक सरकार की 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत करवाई है। 45,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की बचत। यह सूक्ष्म व लघु उद्यमों, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमों के लिए अवसर प्रदान करता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की मुख्य पहले देखें तो महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह यानी वुमेन सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो हैं WHSGA, उनके द्वारा अपनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वुमनिया पहल जीईएम के द्वारा शुरू की गई है, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा शुरू की गई है।
महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा अपनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये पहल लाई गई। इस पहल का नाम है वुमनिया पहल। इसके अलावा देखें तो ग्रीन गोल्ड कलेक्शन इस पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के द्वारा निर्माण क्षेत्र में संभावित उपयोग के लिए बांस से निर्मित अलग अलग सामग्रियों, उत्कृष्ट बांस हस्तशिल्प आदि को प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के साथ साथ GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से संधारणीय उत्पादों एवं सेवाओं को सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो है केंद्र सरकार ने राज्यों को आदर्श जेल और सुधारक सेवा अधिनियम 2023 लागू करने का सुझाव दिया है। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को ये कहा है कि आदर्श जेल और सुधारक सेवा अधिनियम 2023 जो लाया गया है उसको लागू करें। आदर्श जेल अधिनियम 2023 का उद्देश्य जेल प्रशासन से संबंधित सभी प्रासंगिक समस्याओं का समग्र रूप से समाधान करना है। नए कानून ने जेल अधिनियम 1894 का स्थान ले लिया है। नया जो कानून लाया जा रहा है जेल अधिनियम 1894 का स्थान ले लेगा और साथ ही कानून में प्रिजनर्स एक्ट 1900 और प्रिजनर्स एक्ट 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। आदर्श जेल अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान जानेंगे। वैसे तो ये मॉडल जेल अधिनियम जिसको आदर्श जेल अधिनियम कह रहे हैं, ये एक्ट जो है मॉडल प्रिजनर्स एक्ट MPA जो कहलाता है 2023 का, ये जेल अधिनियम जैसे मैं बता चुका हूँ 1894 के स्थान पर मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 लाकर केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक कालीन जेलों के प्रबंधन और प्रशासन को सुधारने की पहल की है। जेल एक्ट 1894 की अगर बात करूं थोड़ी सी पहले मैं अगर बताऊं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा, तो जेलों में प्रबंधन हेतु जेल अनुशासन समिति जो बनी थी उसकी सिफारिश पर ये पहला कानून पारित किया गया था। और ये समिति जो बनी थी जेल अनुशासन समिति, इसका गठन मैकाले ने 1836 में किया था। ठीक है, कैदी के लिए ये जेल एक्ट 1894 जो है कैदी के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, मिलने वाले रोग से जुड़े प्रावधान इसमें शामिल थे। मिलने वाले आने वाले जो लोग थे उनसे जुड़े प्रावधान, रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मिलने के लिए जो लोग आते थे कैदी से उनसे जुड़े प्रावधान इसमें शामिल थे। ठीक है, गृह मंत्रालय ने BPRND जिसको हम कहते हैं पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस कानून में मौजूद कमियों को समीक्षा कर एक नया ड्राफ्ट करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने ये काम दिया था BPRND को, इस ब्यूरो को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो जिसको हमें ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस कानून जो 1894 का जो कानून है जेल एक्ट 1894 का था उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये निर्देश दिया था नया ड्राफ्ट लाने के लिए। ठीक है, अब नया कानून लाया गया तो उससे एक तो औपनिवेशिक चरित्र, एक जेलों के सुधार होगा जेलों में, और जेलों में हिंसा जो थी उनको कम करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, इसके प्रावधान क्या क्या है इसको हम समझेंगे। जो नए कानून में जरूरत ये है कि अंग्रेज राजनीतिक कैदियों के दमनार्थ ये कानून लाए थे। औपनिवेशिक चरित्र इसका ये है, कौड़े मारने का प्रावधान इसमें शामिल था। और दूसरा, जेल नए कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जेलों को सुधारात्मक बनाने की इसमें बात की गई थी। उसमें कैदियों को सुधार व पुनर्वास का प्रावधान नहीं था उसमें पहले वाले में 1894 वाले में। और जेलों के आधुनिकीकरण व तकनीकी सुधार हेतु कैदियों को पुनः समाज से जोड़ने हेतु नया कानून जो है परम आवश्यक हो गया था। इसके अलावा एक जेलों में हिंसा देखें तो जेलों में हिंसा भी नए कानून की ज़रूरत को बताती हैं। हत्याएं और हिंसाएं जो हैं नियंत्रित करने के लिए, जैसे एक हत्या तिहाड़ में 33 वर्षीय कैदी की धारदार हथियार से हत्या जो है, इस तरह की हत्याएं यहाँ पर आम हो गई थी। इसके अलावा भी जो ये मॉडल जेल अधिनियम लाया गया है जिसको अभी केंद्र सरकार ने आदर्श जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 का है, उसको राज्यों को भी लागू करने का सुझाव दिया है केंद्र सरकार ने। उसको लाने के लिए 2023 के इस अधिनियम को लाने से पहले जो 1894 का जो जेल अधिनियम था उसमें क्या समस्याएं थी, तो 77% से भी अधिक कैदी कोर्ट में विचाराधीन वाले थे। ठीक है, PSI जिसको हम कहते हैं प्रिजनर्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, PSI जिसको हम कहते हैं प्रिजनर्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 के भारतीय सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार ये 2021 के जो आंकड़े थे
77% से अधिक कैदी जो हैं विचाराधीन वाले। दूसरा इसमें समस्या ये थी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जेल में 183% से अधिक ऑक्यूपेंसी रेट से भरी हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो थी एनसीआरबी, उसके आंकड़ों के अनुसार जेलें जो थी 183% की ऑक्यूपेंसी रेट से भरी थी। इसके अलावा जमानत में कठिनाई के कारण विचाराधीन कैदी लंबे समय से कैद में है। इसके अलावा ज़्यादातर जेलों में 60% तक जेल अधिकारी पद रिक्त पड़े हैं। ठीक है, जेल अधिकारी जो हैं उनके पद रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा देखें तो जेलों में अप्राकृतिक मौतों की संख्या जो है वो भी थी कुल 185, उसमें से 185 में से 2021 के पीएसआई आंकड़े यानी प्रिजनर्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया जो है भारतीय कारागार सांख्यिकी जो है उसके आंकड़ों के अनुसार कुल जो मौतें हैं 185 देखने को मिली। उसमें से 150 ने तो आत्महत्या यानी सुसाइड वगैरह किया। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए जो है नया एक्ट लाया गया। ठीक है, इस नए एक्ट को लागू करने की बात जो है की है। देखें तो इस नए एक्ट में क्या है, ऐसा मुख्य प्रावधान क्या है आदर्श जेल अधिनियम में। तो इस नए आदर्श जेल अधिनियम में एक तो अधिक सुरक्षित जेल की बात की गई है। ऐसे जेलों में गैंगस्टर व खतरनाक अपराधियों को रखा जाएगा। ये स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जेल होंगी। इनमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होंगी। इनमें स्वतंत्र न्यायालय परिसर होंगे। ठीक है, इसके अलावा जेल और सुधारक सेवा निदेशालय भी होना चाहिए। इसका कार्य जेल से संबंधित नीतियों को लागू करना और साथ ही साथ अलग अलग जेलों व सुधारक सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा देखें कैदियों का वर्गीकरण। कैदियों की मुख्य श्रेणियां शामिल होंगी: सिविल कैदी, अपराधी, इसके अलावा दोषसिद्ध, इसके अलावा विचाराधीन, नज़रबंद, आदतन अपराधी। ठीक, इसके अलावा रेसिडिविस्ट, दोबारा अपराध करने वाला कैदी। अलग अलग जेल व्यवस्था देखें। अलग अलग श्रेणी के कैदियों के लिए तथा महिलाओं, ट्रांसजेंडर आदि की विशेष ज़रूरतों को देखते हुए अलग अलग जेलों की व्यवस्था करनी होगी। अब देखें इसके अलावा कर्मचारी कल्याण विंग, इसकी स्थापना जेल और सुधारक सेवा महानिदेशक करेगा। यह विंग जेल कर्मचारियों से संबंधित कल्याणकारी उपाय करने के लिए सरकार की सहायता करेगी। इसके अलावा यह अधिनियम जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग देखें तो संपूर्ण जेल प्रशासन को कंप्यूटरीकृत करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जेल से संबंधित डेटाबेस को अंतर संचालनीय दंड न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग किया गया है। इसमें पैरोल और फरलो पर की जाने वाली कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस से निगरानी करने का उपबंध इसमें शामिल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पुलिस जमानत पर छूटे एक आतंकवादी की निगरानी करने के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेंट का उपयोग किया जा रहा है। कैदियों के स्वास्थ्य की देखभाल देखें तो सभी कैदियों को पर्याप्त और लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। भारत में जेल प्रशासन देखें तो जेल और उनमें बंद कैदी संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है। दांडिक आपराधिक न्याय प्रणाली में जेलों के महत्व को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समय समय पर मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करी है। अगली खबर जो है उससे पहले हमें इसको थोड़ा और विस्तार से समझना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो मॉडल आदर्श जेल अधिनियम जो है ये जो लाया गया है इसमें कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, तो इन पर थोड़ी नज़र डालते हैं। तो इसमें सुधार के सुझाव जो दिए गए थे, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 सुधार यहाँ पर बड़े थे, जिसमें 1894 के स्थान पर ये मॉडल जेल अधिनियम जो है सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। जैसे कैदी स्वयं को अस्तित्वहीन न समझने लगे। ठीक है, जैसे 150 लोगों ने 2021 के पीएसआई आंकड़ों के अनुसार जो है आत्महत्या की, उसमें 185 मौतों में से 150 ने तो आत्महत्या की। तो व्यक्ति खुद को अस्तित्वहीन समझने लगता है, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। दूसरा क्या है, मानवाधिकार मिलते रहें। तीसरा, कैदी को पीड़ा न दें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इस जेल से जुड़े हुए कौन कौन से न्यायिक घोषणा हैं, तो देखिए यहाँ पर हुसैन व अन्य और भारत संघ मामला 2017 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत का सिद्धांत मानदंड है, जबकि जेल में रखना एक अपवाद है। जमानत मिलना तो एक तो मानदंड है, ये तो ठीक भाई, लेकिन जेल में रखना एक अपवाद है, मजबूरी है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन व अन्य भारत संघ मामले 2017 में कहा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 436A के अनुसार मृत्युदंड वाले अपराध की सिवा जमानत पर रिहाई संभव है। ठीक है, मुल्ला समिति 1980 में न्यायमूर्ति NA मुल्ला की अध्यक्षता में
जेल सुधार समिति गठित की गई जिसने निम्न सिफारिशें की, जैसे जेलरों के प्रशिक्षणार्थ भारतीय कारागार व सुधार सेवा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। 1980 में न्यायमूर्ति एन ए मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधार समिति गठित की और समिति ने क्या कहा कि जेलरों के प्रशिक्षणार्थ जेलर के प्रशिक्षण के लिए भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा पद की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा देखिए सजा पर समापन यानी देखभाल, पुनर्वास, प्रोबेशन, सजा जब समाप्त हो जाएगी तो सजा के समापन पर जो है कैदी के लिए देखभाल, उसका पुनर्वास, उसके प्रोबेशन, इनके लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा प्रेस को जेलों की रिपोर्टिंग की छूट होनी चाहिए। ठीक है, विचाराधीन कैदियों को न्यूनतम समय जेलों में दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए। न्यूनतम समय जो है जेलों में दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम टाइम के लिए और दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मॉडल जेल नियमावली 2016 जो है पूरे देश में एक रूपता लाने के लिए लाई गई थी, लागू हुई थी 11 राज्यों और यूटी में। खुली जेल ये राजस्थान में लागू 92% कम कर्मचारी चाहिए होते हैं, इसमें मासिक खर्च 500 रुपये प्रतिमाह लगभग आता है। ठीक है, तो ये आदर्श या मॉडल जेल अधिनियम 2023 जो है अधिक सुरक्षित जेल और सुधारक सेवा निदेशालय की बात की गई है। कैदियों का वर्गीकरण करने की बात की गई, सिविल कैदी अलग करो, आपराधिक कैदी अलग करो, दोष सिद्धि विचाराधीन नजरबंद अलग करो, आदतन अपराधी अलग करो, रेसिडिविट दोबारा अपराध करने की जो होते हैं उनको अलग करो, आदतन या हैबिचुअल ऑफेंडर्स अलग हैं, नज़रबंद यानी डेटेनियस जो है वो अलग है, इसमें ये सब शामिल है। अलग अलग जेल व्यवस्था की बात की गई इसमें अलग अलग कैदियों के लिए। ठीक है, कर्मचारी कल्याण विंग की बात भी की गई है यहाँ पर। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करने की बात की गई है, ये सब इसमें शामिल थे। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, वो है सिटीज़ की स्थायी समिति की 77वीं बैठक में रेड सेंडर्स को आरएसटी से हटाने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले समझते हैं सिटीज़ क्या है। CITES की स्थायी समिति ये क्या है। इसकी 77वीं बैठक में रेड सेंडर्स को आरएसटी से हटाने का निर्णय लिया गया है। देखिए आरएसटी यानी रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। आरएसटी की फुल फॉर्म क्या है, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। तो रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड ये ट्रेड से जुड़ी हुई है। तो पादपों एवं जंतुओं के निर्यात पर निगरानी रखने हेतु CITES द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है आरएसटी। सिटीज़ जो है CITES इनके द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी समिति ये जांच करते हैं कि देशों द्वारा प्रजातियों के निर्यात में सिटीज़ नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में व्यापार का निलंबन भी शामिल है। ठीक है, भारत का रेड सेंडर्स 2004 में 4 से आरएसटी प्रक्रिया के अधीन है। रेड सेंडर्स 2004 से प्रक्रिया के अधीन है। रेड सेंडर्स को आरएसटी से हटाने का निर्णय लिया गया है। रेड सेंडर्स, ठीक है, रेड सेंडर्स आरएसटी के तहत 2004 से हैं। रेड सेंडर्स को आरएसटी से हटाने से इसे उगाने वाले किसान इसे वैध व्यापार की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ सकेंगे। रेड सेंडर्स को आरएसटी से हटाने में अन्य कारकों के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया संशोधन 2022 भी बहुत मददगार सिद्ध हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2022 में सुधार किया गया, वह भी बहुत हेल्पफुल हुआ रेड सेंडर्स को आरएसटी से हटाने के कार्यक्रमों के साथ साथ। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा सिटीज़ यानी CITES नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम NLP के तहत का अनिवार्य किए गए सिटीज़ के प्रावधानों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शामिल किया गया। परिणाम स्वरूप CITES स्थायी समिति में अब भारत को CITES सिटीज़ श्रेणी 2 से श्रेणी 1 में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम यानी NLP के तहत अनुपालन स्तर के आधार पर पक्षकारों को सिटीज़ की 3 मुख्य श्रेणियों यानी 3 श्रेणियों में से किसी एक में नजर रखा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी 3 श्रेणियां भी समझेंगे। जैसे सिटीज़ NLP के अंतर्गत पक्षकारों की 3 श्रेणियां हैं। पहली है, इसके तहत कानून शामिल होता है जो आमतौर पर सिटीज़ के कार्यान्वयन के लिए जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, कानून की बात होती है। ठीक, दूसरी श्रेणी के अंदर ऐसा कानून जिसमें इनके बारे में आम तौर पर यह माना जाता है कि सिटीज़ के कार्यान्वयन के लिए जरूरी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। आवश्यकताओं को पूरा करता है ऐसा कानून पहली श्रेणी में आता है। सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता ऐसा कानून दूसरे के अंतर्गत आता है।
तीसरी श्रेणी में ऐसे कानून जिनके बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि सिटीज़ के कार्यान्वयन के लिए जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। तो पूरा नहीं करते वाले दोनों कानून श्रेणी 2 और 3 के अंतर्गत रखे गए हैं। रेड सैंडर्स लाल चंदन या और येर्रा चंदनम व रक्त चंदनम के बारे में बात कर रहे हैं। इसको लाल चंदन, रेड सैंडर्स जिसको हम कहते हैं, लाल चंदन, येर्रा चंदनम और रक्त चंदनम के बारे में बात करते हैं। तो वितरण की बात करें तो ये पूर्वी घाट के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की स्थानिक प्रजाति हैं। इससे पूर्वी घाट का गौरव भी कहा जाता है। पूर्वी घाट ये दक्षिण भारत में उगता है। संरक्षण की स्थिति बात करें तो IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है ये रेड सैंडर्स। ठीक है। सिटीज के परिशिष्ट 2 में शामिल तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1900 अधिनियम की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है ये। IUCN ने लाल सूची में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है। सिटीज के परिशिष्ट 2 में शामिल तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। अन्य विशेषता की बात करें तो इस वृक्ष के तने का गहन आंतरिक भाग यानी कि हार्टवुड अंतःकाष्ठ एक लाल रंग के वर्णक सेंटरलिन से रंजित होता है। इसी लाल रंग के कारण इस लकड़ी का मूल्य बहुत अधिक होता है। ठीक है। सिटीज की बात करें तो प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए आंतरिक व्यापार पर कन्वेंशन सिटी देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है। प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटग्रस्त प्रजातियों के आंतरिक व्यापार पर कन्वेंशन ऑफ तो एक तो प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए ये बात की जा रही है। देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की बात हो रही है। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन इसका नाम है। सिटीज में जो कर रहा हूँ वो ये है CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और पादपों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न न हो। अगली खबर की बात करें तो वह है एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने यह ऋण भारत को सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम सब प्रोग्राम 2 के तहत स्वीकृत किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करना है। यह एजेंडा शहरी जीवन के गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित के माध्यम से एजेंडे को समर्थन प्रदान करता है। किसके माध्यम से? एक तो उच्च गुणवत्ता वाले शहरी अवसंरचना का निर्माण करके, एक सुनिश्चित करके, लोक सेवाओं का सृजन करके, कुशल शासन प्रणालियां विकसित करके इत्यादि शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करना। यह एजेंडा शहरी जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित। इसमें कार्यक्रम निम्नलिखित के माध्यम से एजेंडे का समर्थन करेगा। उच्च गुणवत्ता वाले शहरी संरचना का निर्माण करके, सुनिश्चित लोक सेवाओं का सृजन करके, कुशल शासन प्रणालियां विकसित करके। उप कार्यक्रम 2 राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा शुरू किए गए सुधारों का समर्थन करना, ताकि राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम अमृत, जिसको हम कह रहे हैं अमृत 2.0, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है। तो इसका नाम है अटल मिशन फॉर रेजुनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ये इसको संचालित किया जा सके। अर्बन 2.0 की बात करें, इसका उद्देश्य सभी घरों में सुचारू नल कलेक्शन की सहायता से जल आपूर्ति, सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना, स्वच्छता बनाए रखना, साथ ही जल बर्बादी की कमी, घरेलू उपयोग के लिए सीवेज जल के उपचार आदि के माध्यम से शहरी जल सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। इससे पहले ADB ने 2021 में उप कार्यक्रम 1 के तहत $350 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी थी। ठीक है। ADB ने 2021 में कार्यक्रम 1 के तहत $350 मिलियन की मंजूरी दी थी। ठीक है। और अब जो है और मंजूरी की गई है $400 मिलियन की।
उप कार्यक्रम 1 और उप कार्यक्रम 2 की बात करें तो उप कार्यक्रम 1 इसके तहत शहरी सेवा में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियां और दिशा निर्देश तैयार किए गए थे। ठीक है, और दूसरा उप कार्यक्रम 2 के तहत देखें जो अभी चल रही है वर्तमान में, इसके तहत राज्य और यूएलबी स्तर पर निवेश संबंधी योजना और सुधारात्मक कार्यवाहियों का समर्थन किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? भारत में शहरीकरण 2021 में भारत की शहरी आबादी 498 मिलियन थी 2021 में। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी शहरी आबादी है भारत में। एक से अनुमान के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2030 तक बढ़कर 600 मिलियन हो जाएगी 498 से। अपर्याप्त शहरी सेवा वितरण, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन सुगमता सूचकांक में भारतीय शहरों का स्कोर कम है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, जीवन सुगमता सूचकांक में। ठीक है, अपर्याप्त शहरी निवेश और यूएलबी की कम वित्तीय क्षमता एक अन्य बड़ी समस्या है। एशियाई विकास बैंक की बात करें, इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। 1966 में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देना और चरम गरीबी का उन्मूलन करना, साथ ही समृद्ध, समावेशी, लोकशील और संधारणीय एशिया उपप्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना करना का भी इसका उद्देश्य है। 68 देश सदस्य हैं, उससे 49 देश एशिया के और बाकी सदस्य देश जो हैं अन्य प्रशांत क्षेत्र से हैं। भारत भी इसका सदस्य है। एडीबी जो है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करके सदस्यों व भागीदारों की सहायता करता है। एडीबी के 5 बड़े शेयर धारक कौन कौन से हैं? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा एडीबी के बारे में और जाने तो ध्यान दीजिएगा। एडीबी जो है सामाजिक विकासार्थ, समाज आर्थिक विकासार्थ 1966 में मनीला में स्थापित 68 सदस्यीय ऋणदात्री संस्था एडीबी ने 68 सदस्यीय ऋणदात्री संस्था है। उसने पहले भी एडीबी ने 2023 से 2027 की अवधि में नई कंट्री पार्टनरशिप जो है मई महीने में भारत के साथ की थी। नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी सीपीएस भारत के लिए शुरू की थी इसने। ठीक है, 2018 में भी सीपीएस एडीबी का समाज आर्थिक विकासार्थ कार्यक्रम डिजाइनर प्राथमिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये पहले भी कर चुका है एडीबी। भागीदारी के समक्ष चुनौतियां और कौन कौन सी थी उन चीज़ों को भी मैंने पहले समझा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुर्खियों की। सुर्खियों में पहली है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 9 मैतेई चरमपंथी समूहों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। ठीक है, गैर कानूनी संगठन 9 मैतेई चरमपंथी समूहों को ये भारतीय गृह मंत्रालय ने होम मिनिस्ट्री ने यूएपीए के तहत किया है। ठीक है, यूएपीए व्यक्तियों और संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने का एक कानून है। ठीक है, यूएपीए केंद्र सरकार की आधिकारिक गजट अधिसूचना के माध्यम से किसी संगठन, संघ या एसोसिएशन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है केंद्र सरकार को। ठीक है, आधिकारिक गजट अधिसूचना के माध्यम से। यूएपीए अधिनियम के तहत मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको हम कहते हैं, उन दोनों ही कर सकती हैं। राज्य पुलिस भी और एनआईए भी कर सकते हैं। प्रतिबंध के खिलाफ अपील या सुनवाई के माध्यम से अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। अगली खबर की बात करें तो वो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी। हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता संपन्न हुई। भारत ओपेक वार्ता, दोनों पक्षों ने सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया। भारत अपनी जरूरत का 60% कच्चा तेल ओपेक देशों से आयात करवाता है। ओपेक देश जो हैं पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, गौरतलब है कि भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई देश मंगवाता है तो वो भारत है, 30 नंबर पे। विश्व में कच्चे तेल के 2 सबसे बड़े आयातक देश में जो है यूएसए और चाइना है। यूएसए मंगवाता सबसे ज़्यादा, फिर चाइना और 30 नंबर पे इंडिया। 2022 से 2045 के दौरान वृद्धिशील वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी 28% से अधिक होगी। ओपेक के बारे में जानें। ओपेक कच्चे तेल के 13 बड़े उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, 13 बड़े देशों का एक संगठन है। ओपेक की बात करें तो ओपेक में 13 देश, इन देशों में विश्व के 80% प्रमाणित तेल भंडार मौजूद हैं, 80%। साथ ही ये देश वैश्विक तेल उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देते हैं। ओपेक के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये सब शामिल हैं। और
अगली खबर की बात करें तो वो है पटाखों से उत्पन्न होने वाले खतरे। पटाखों में कई रसायन मौजूद होते हैं, इसलिए अत्यधिक संपर्क से आना खतरा संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है। पटाखों में मौजूद कई रसायन निम्नलिखित जैसे स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, तांबे के यौगिक, एंटीमनी सल्फाइड संबंधित यौगिक हैं। स्ट्रोंशियम ये लाल रंग उत्पन्न करता है, ये बच्चों में हड्डियों के विकास को बाधित कर सकता है। स्ट्रोंशियम, इसके अलावा बेरियम देखें, हरा रंग उत्पन्न करता है, ये रसायन तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। दिल का तेजी से धड़कना यानी हार्ट ट्रेमर, कमजोरी, पक्षाघात इत्यादि का कारण बनता है बेरियम। इसके अलावा तांबे के यौगिक नीला रंग उत्पन्न करते हैं, ये त्वचा रोग, कैंसर, हार्मोन संबंधी विकार आदि उत्पन्न कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें, ये सफेद रंग प्रकाश उत्पन्न करता है एल्यूमिनियम, और इसके संपर्क में आने वाली त्वचा भी जलन सूजन होती है। इसके अतिरिक्त जैव संचयन यानी बायो एक्यूमुलेशन का कारण भी बनता है। एंटीमनी सल्फाइड की बात करें, चमक प्रभाव उत्पन्न करता है, ये कैंसर कारक रसायन है और इसमें अल्जाइमर रोग का भी कारण बन सकता है। पटाखों में बेरियम नाइट्रेट, लिथियम यौगिकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है थैलीडोमाइड त्रासदी। ऑस्ट्रेलिया में थैलीडोमाइड त्रासदी से प्रभावित सभी नागरिकों से माफी मांगने का निर्णय लिया गया है। थैलीडोमाइड शामक सेडेटिव प्रभाव उत्पन्न करने वाली दवा है। थैलीडोमाइड त्रासदी से प्रभावित सभी नागरिकों से माफी मांगने का निर्णय लिया गया है। 1950 के दशक में गर्भवती महिलाओं को मतली जी मचलाना से निजात दिलाने के लिए ये दवा लिखी जाती थी। हालांकि इसके बाद में पता चला कि दवा अजन्मे बच्चों के अंगों, चेहरों की बनावट और आंतरिक अंगों में विकृति के कारण बन रही है। थैलीडोमाइड त्रासदी ने दवा परीक्षण, विपणन, वितरण, उपयोग से संबंधित विनियमों को सख्ती से लागू करना अनावश्यक कर दिया है। क्षमा कीजिएगा, आवश्यक कर दिया है सख्ती से लागू करना। अगली खबर की बात करें तो वह है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। हाल ही में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर जारी की गई है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की रहस्यों को सुलझाना है। ब्रह्मांड नॉर्मल दृश्यमान मैटर लगभग 5% और डार्क मैटर 25% और डार्क एनर्जी 70% से बना हुआ है। ठीक है, ब्रह्मांड जो है दृश्यमान मैटर जो है 5%, 25% डार्क मैटर और 70% जो है जिसको हम कह रहे हैं डार्क एनर्जी, उससे बना हुआ है। नॉर्मल मैटर विद्युत चुंबकीय बल से संपर्क के साथ परस्पर अंतक्रिया करता है, जबकि डार्क मैटर परस्पर अंतक्रिया नहीं करता है विद्युत चुंबकीय पदार्थ के साथ। डार्क मैटर न तो प्रकाश का अवशोषित करता है, न ही परावर्तित करता है और न ही उत्सर्जित करता है। इस कारणों से इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। डार्क एनर्जी उस अज्ञात स्रोत को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में विस्तार तेजी से फैल रही है। अगली खबर की बात करें तो 4 धाम परियोजना उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल और डंडाल गांव के बीच एक हिस्सा ढह गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल, ठीक उसका एक हिस्सा ढह गया है। ये टनल 4 धाम बारहमासी राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है। 4 धाम परियोजना परियोजना के बारे में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत है। परियोजना के बारे में जाने, इसका उद्देश्य उत्तराखंड में अवस्थित 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है। महत्व देखें तो इस परियोजना में लगने वाला कुल समय ईंधन लागत को 30 से 40% तक कम कर सकती हैं। ये चीन के साथ लगती सीमा की सुरक्षा में भारतीय सेना में मदद करेगी और इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो संशोधित IIM नियम अधिसूचित किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन नियम 2023 अधिसूचित किए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। इससे पहले मानसून सत्र 2023 में संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संशोधन विधेयक 2023 पारित किया था। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है और इससे पहले मानसून सत्र में संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था। ठीक है, मानसून सत्र में संसद ने ये भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। अब शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक नियम पारित किए हैं। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM से संबंधित विधेयक भी पारित किया गया संसद में, अब नियम भी पारित किए गए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन किए गए। मुख्य इसमें नियम निम्नलिखित हैं, जैसे राष्ट्रपति अब भी IIM के विजिटर होंगे, उनके पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIM का प्रमुख कार्यकारी निकाय होता है। निदेशकों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति इसमें होगी। कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ पाए जाने पर बोर्ड को भंग करने की शक्ति होगी। नियमों के निदेशक पद के लिए पात्रताएं भी निर्धारित की जाएंगी। अब अगली खबर है चिकनगुनिया।
यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA ने चिकनगुनिया के खिलाफ विश्व की पहली वैक्सीन क्या है इक्सिस्क की है। इक्सचिक को मंजूरी दी है। पहली वैक्सीन है इक्सचिक। इस वैक्सीन को चिकनगुनिया वायरस के जीवित और कमज़ोर वर्जन से तैयार किया गया है। चिकनगुनिया के बारे में जानें, ये वायरस जनित रोग है। इसका संक्रमण एडीज मच्छर होता है चिकनगुनिया का, ठीक है। इसका सामान्य लक्षण बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर पर चकत्ते पड़ना, दाने निकलना। पहली बार इस रोग की पहचान 1952 में तंजानिया में की गई थी। संक्रमण के अधिकतर मामले अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अमेरिका महाद्वीप के कुछ हिस्सों में प्रकट होते हैं। इसका संक्रमण गर्भवती महिला के अजन में बच्चे में भी फैल सकता है। ये रोग नवजात शिशुओं के लिए घातक हो सकता है। अभी तक इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में इस रोग को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्वों में आज के व्यक्तित्व की। वो हैं शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह कौन है? इसका जन्म छत्तीसगढ़ के सोना खान रायपुर जिला के एक जमींदार के परिवार में हुआ। इनके पिता रामसाई थे। इनके पिता का नाम रामसाई था, जो बिंजवार जनजाति से संबंधित हैं। बिंजवार जनजाति रामसाई के पुत्र सोना खान रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। वे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 की क्रांति, उसका नेतृत्व किया था छत्तीसगढ़ में इन्होंने, शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है। वे प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लोकप्रिय हैं। 1856 के एक व्यापारी के अनाज भंडार को लूटने और उसे लूटे गए अनाज को एक भीषण अकाल के दौरान गरीबों में बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनको 1857 में वीर नारायण सिंह जेल से भाग गए। उन्होंने 500 से अधिक लोगों की सेना तैयार की। सेना ने अंग्रेजों को जमकर विरोध किया। अंततः सेना पराजित हो गई और वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम इन्हीं पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पर शहीद वीर नारायण सिंह जो है 1795 में इनका जन्म होता है। 1857 में इनकी डेथ हो जाती है फांसी देने की वजह से। 1795 में जन्मे। छत्तीसगढ़ के सोना खान रायपुर जिले में एक जमींदार के परिवार रामसाई के घर बिजवारी जनजाति में जन्मे। ये प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इनके मूल्य सीखने को मिले तो वीरता, करुणा, दृढ़ विश्वासी, ये सब इनके मूल्य हैं। आज की खबरें समाप्त हो जाती हैं। ये हैं शहीद वीर नारायण सिंह का चित्र। आने वाली खबरों को कल पढ़ेंगे अगली खबर में। धन्यवाद।